तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और हम पढ़ रहे थे कारक। कारक में हमने कारक की परिभाषा को समझ लिया था। कारक और कारक चिन्ह में अंतर समझ लिया था और हमने उसके भेदों का भी उल्लेख कर लिया था। उन भेदों के विषय में भी हमने समझ लिया था। ये कारक होते हैं और ये उनके विभक्ति या परसर्ग चिन्ह होते हैं। ठीक है, इनके विषय में हम संपूर्ण जानकारी ले चुके थे। अब मैं एक एक करके कारकों के विषय में थोड़ा गहराई से बताने की कोशिश करूंगा। तो इन पर थोड़ा हम एक नज़र डालेंगे कि जो भी कारक होते हैं आपके, कारक की यदि परिभाषा की बात की जाए तो जिन शब्दों का संबंध डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया से होता है, वे कारक होते हैं। कारक संज्ञा और सर्वनाम शब्द हो सकते हैं, ठीक है, और उनके ये चिन्ह हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। 8 भेद होते हैं। संस्कृत भाषा में केवल 6 भेद होते हैं, जिसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक का उल्लेख नहीं होता है। यह केवल हिंदी में होता है, कर्ता कारक और संबंध कारक, और 6 संस्कृत के एज इट इज। अब हम एक एक करके इनका उल्लेख करेंगे, इनके विषय में समझें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कर्ता कारक की। कर्ता कारक, देखो, कर्ता कारक जिसका विभक्ति चिन्ह होता है ने और शून्य। शून्य से हमने आपको परिचित करवा दिया था, अभी भी हम परिचित हो लेंगे। तो कर्ता कारक, कर्ता जैसा हमें पता चलता है कि कर्ता मतलब सब्जेक्ट। तो कर्ता कारक जब कर्ता कोई कार्य करता है, जब कर्ता या सब्जेक्ट कोई कार्य करता है और उसका संबंध सीधे क्रिया से पता चलता है, उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम 2 शब्द हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। संज्ञा या सर्वनाम, जैसे मैं इसका उल्लेख करूंगा, राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया, तो इसमें कर्ता क्या है? ये सब्जेक्ट है। यह क्या है? एक तो ये कर्ता है। दूसरा इसकी क्वालिटी क्या है? दूसरी इसकी क्वालिटी है कि यह एक संज्ञा शब्द भी है। और तीसरी इसकी क्वालिटी क्या है? क्योंकि ये कारक है, कार्य करने वाला है। और इस अध्याय के माध्यम से भी इसको हम कारक के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में जो लगते हैं वह क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह होते हैं, जिनको हम परसर्ग के नाम से जानते हैं। और ये जो खाना शब्द है, यह क्या है? यह आपका कर्म है। यह आपका क्या है? यह आपका कर्म है। दूसरा, यह भी संज्ञा शब्द है। तीसरी, यह भी एक कारक है। और अगली जो है, यह हमारी क्रिया है। यह हमारी क्रिया है। तो जो कर्ता कारक और कर्म कारक, इनमें कुछ सिमिलरिटी होती हैं, कुछ समानताएं होती हैं, क्योंकि इसका भी एक चिन्ह शून्य होता है और इसका चिन्ह भी शून्य होता है। दोनों में अंतर क्या होता है कि जब भी ध्यान रखने वाली चीज यह होती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि इस वाक्य में कर्ता कारक है कि कर्म कारक है, क्योंकि इस पर तो कर्म भी है और कर्ता भी है। तो हम पहचान कैसे करेंगे कि इसमें कारक कौन सा है? तो सर्वप्रथम याद रखने वाली चीज यह है कि जैसी इसकी परिभाषा है कि जिन शब्दों का संबंध सीधे क्रिया से पता चलता है, उसे हम कारक कहते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि क्रिया के सबसे ज्यादा जो नजदीक होगा, क्रिया के सबसे ज्यादा, क्रिया के नजदीक जो भी होगा, वही कारक डिसाइड होगा, वही कारक माना जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन कि जब कोई प्रश्न करता है, जब कोई पूछता है, या कोई एग्जामिनर आपसे पूछता है, या एग्जाम में आपकी कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें किसी विशेष शब्द को वह रेखांकित करके देगा कि भाई इस शब्द में कौन सा कारक है, तब आप उसके जरिए भी उस कारक को पहचान सकते हैं। जैसे उसने अगर इसमें केवल यह वाक्य लिख दिया कि राम ने खाना खाया, बताइए इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप देखेंगे कि क्रिया के सबसे नजदीक कौन है? कर्म है। और कर्म में भी को और शून्य, 2 इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो यहां पर कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है? शून्य है। तो यह कौन सा कारक होगा? इसमें कर्म कारक
प्रमुख होगा। इसमें कौन सा कारक होगा? कर्म कारक प्रमुख होगा, यह ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर कभी उसने रेखांकित कर दिया कि भाई इस शब्द में बताइए कौन सा कारक है, तब जब उसने रेखांकित कर दिया तब आपको ध्यान रखना है कि आपको तब इसमें कर्ता कारक डिसाइड करना है, कर्ता कारक बताना है आपको। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हम इसमें कर्ता कारक बोलें या कर्म कारक बोलें। वह एग्जामिनर की मानसिकता डिसाइड करेगी कि वह आपसे क्या पूछ रहा है, उसके जरिए आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी रेखांकित नहीं है तो क्रिया के सबसे ज्यादा जो भी नजदीक होगा वही कारक होगा। दूसरी भाषा में, दूसरे उसमें, तो जिसमें वो रेखांकित कर देगा वह कारक फिर हम बताएंगे, फिर हम इसकी प्रमुखता को छोड़ देंगे। ठीक है, तो कर्ता कारक और कर्म कारक। और दूसरी चीज, एक वाक्य में अनेक कारक हो सकते हैं, अनेक कारक हो सकते हैं, यह भी ध्यान रखना है, हो सकते हैं। भाई एक वाक्य में कई सारे कारक हो सकते हैं। जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूं, राम ने रावण को चाकू से काटा। राम ने रावण को चाकू से काटा और उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो गई। वाक्य एक है लेकिन कारक कई सारे हैं। सबसे पहले राम ने, तो ये कर्ता कारक। दूसरा रावण को, तो कर्म कारक। तीसरा चाकू से, चाकू से, तो ये करण कारक है, क्योंकि जब हम करण कारक में जब हम किसी साधन का इस्तेमाल करते हैं कार्य करने के लिए तो उसको हम करण कारक के रूप से पहचानते हैं। तो करण कारक मतलब चाकू से, तो यह करण कारक। उसको काटा या उसको मारा तो उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो गई। तो अलग होना मैंने किस में बताया था? अपादान में। जब कोई चीज अलग होती है किसी चीज से तो उसमें अपादान कारक होता है। तो एक वाक्य में 4 कारकों का उल्लेख हुआ, लेकिन सबसे कारक कौन सा प्रमुख होगा? तो जो क्रिया के सबसे अधिक नजदीक पाया जाएगा वही कारक डिसाइड होगा। जो सबसे आखिरी में सबसे क्रिया के सबसे नजदीक कौन है, तो उसका जो चेहरा उसके शरीर से अलग हो गया। तो शरीर से अलग हुआ है, तो ये पृथकता वाली बात है, अलग होने की बात को दर्शा रहा है। तो इसमें अपादान कारक पहले नंबर पर होगा। फिर इसके बाद वह किसी को भी रेखांकित कर सकता है और आपसे पूछ सकता है, तो जिस भी कारक को वो रेखांकित कर देगा उसके आधार पर आप उसका उत्तर दे सकते हैं। सिंपल सी चीज है। तो कर्ता कारक में और कर्म कारक में हम यहीं पर उसका अध्ययन कर लेंगे। कर्ता कारक में जैसे राम ने खाना खाया, सीता ने खाना पकाया, राधा ने श्याम को मारा, तो ये कर्ता कारक में भी आएगा और इसमें कर्म कारक में भी काउंट किया जाएगा। वो उस कर्म कारक के भी वाक्य एकदम एक जैसे बन सकते हैं। यह भी कर्म कारक में है। राधा ने श्याम को मारा, तो श्याम को मारा, तो इसमें भी कर्म कारक है। और राधा ने भी आ रहा, तो यह भी कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों के उदाहरण, दोनों के वाक्य एकदम सेम हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी शून्य होता है और इसमें भी शून्य होता है। तो उसकी दृष्टि से भी दोनों एक दूसरे के वाक्यों से सिमिलर हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए कर्ता कारक और कर्म कारक की बात। दूसरी चीज, राम ने, समझ लेना आवश्यक इस चीज को, रावण को मारा। और दूसरा मैंने लिखा राम ने आम खाया, राम ने आम खाया। तो इन दोनों में कर्ता कारक भी है, कर्म कारक भी है। इसमें भी कर्ता कारक भी है, कर्म कारक भी है। यह कर्ता कारक है, यह कर्ता कारक है, यह उसका चिन्ह है, यह कारक है। यह कर्म कारक का चिन्ह है और यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि यह शून्य को दर्शाता है। तो यह क्या है? कर्म है, तो इसमें कर्म कारक भी है। दोनों में अंतर क्या है कि कर्म जो होते हैं, कर्म 2 प्रकार के होते हैं। कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मुख्य कर्म जो निर्जीव होता है,
दूसरा होता है गौण कर्म जो सजीव होता है, जीवंत होता है, जीवित होता है। तो एक तो होता है आपका मुख्य कर्म, मुख्य कर्म जो निर्जीव होता है, जो निर्जीव होता है। दूसरा होता है गौण कर्म जो कि सजीव होता है, जीवंत होता है, जिंदा होता है। यह ध्यान रखना है कि जो निर्जीव कर्म होगा उसके आगे हम विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, और जो भी गौण कर्म होगा, जो भी सजीव कर्म होगा, उसके आगे हम विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग अवश्य करते हैं। यह उसका उदाहरण है। यह जो कर्म है, कर्म को हम पहचानते कैसे हैं कि भाई राम ने रावण को मारा, तो किसे मारा, किसे से और किस को से, इन दो प्रश्नवाचक शब्दों से हम कर्म का पता लगा सकते हैं। इसके जरिए आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको कर्म पता चल जाता है। तो राम ने किसको मारा, तो रावण को मारा, तो रावण कर्म है। और रावण कैसा कर्म है, सजीव है या निर्जीव है, तो रावण एक सजीव कर्म है। तो सजीव कर्म के साथ में क्या आनी चाहिए, विभक्ति आनी चाहिए। तो फिर विभक्ति आएगी तो क्या आएगी, को आएगी। ठीक है। और यदि मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म होगा, निर्जीव कर्म होगा, तो उसके साथ विभक्ति नहीं होती है। यह उसका उदाहरण है। राम ने आम खाया, राम ने किसे खाया, तो राम ने आम खाया। तो आम क्या है, एक मुख्य कर्म है, निर्जीव कर्म है, तो इसके साथ में विभक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसके साथ में विभक्ति नहीं है। यह किसको दर्शाता है, शून्य को दर्शाता है। तो यह भी एक छोटा सा अंतर है। अब हम बढ़ते हैं अगले कारक की तरफ। यह बात एकदम क्लियर हो चुकी है कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य कर्म, एक गौण कर्म। मुख्य कर्म आपका निर्जीव होता है, गौण कर्म आपका सजीव होता है। सजीव कर्म के साथ में आपको विभक्ति या परसर्ग लगाने पड़ते हैं, और निर्जीव कर्म के साथ आपको विभक्ति या परसर्ग नहीं लगाने पड़ते हैं। अगर आप लगाते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा, और अगर आप गौण क्रम में अगर आप विभक्ति नहीं लगाते हैं तो भी वाक्य गलत हो जाएगा। यह तो है छोटी सी बात। बढ़ते हैं हम कर्ण कारक की तरफ। कर्ण कारक का हम इस्तेमाल करते हैं साधन के रूप में। जब कोई भी चीज हमें साधन के तौर पर नजर आए, या जिस कार्य को हम करने के लिए किसी साधन का प्रयोग करें, साधन मतलब सोर्स, बस का, चाकू का, गाड़ी का, मार्कर का, बोर्ड का, है ना, लाइट का, कैमरा का, माइक का, कंप्यूटर का, ये सब संसाधन है, साधन है, सोर्स है हमारे। इनके जरिए भी हम बहुत सारे कार्य करते हैं। तो जब इन संसाधनों का यूज होगा तो वह कर्ण कारक में डिसाइड होगा। आंखों का यूज करते हैं हम, आंखें भी संसाधन है, साधन है। कान भी साधन है, सुनने का काम करते हैं। हाथ भी साधन है, भाई इशारे करने का काम करते हैं। आंखें साधन है, देखने का काम करती हैं। मुंह भी साधन है, बोलने का काम करता है। जीभ भी साधन है, यह टेस्ट करने का पता करता है। दांतें भी साधन है हमारे, चबाने का काम करते हैं। पैर भी साधन है हमारे, चलने का काम करते हैं ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये साधन है। पेनक्रियास भी हमारा साधन है, क्योंकि वो खाना को पचाने का, स्टोर करने का काम करता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो साधन की तौर पर प्रयोग की जाती हैं। हम उसका उदाहरण देख लेते हैं। राम ने चाकू से फल काटा, राम ने चाकू से फल काटा। तो यहां पर चाकू का इस्तेमाल किया गया है एक साधन के रूप में। और सबसे पहली बात, और दूसरी चीज, काटना एक क्रिया है। काटना एक क्रिया, अगर इसमें मुख्य रूप से अगर पूछा जाएगा कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है, क्योंकि फल एक कर्म है और फल कर्म क्रिया के सबसे ज्यादा नजदीक है, तो इसमें कर्म कारक है। दूसरा, इसमें यह कर्ण कारक भी है। मैंने बताया ना, एक वाक्य में कई सारे कारक हो सकते हैं, बस हमें अलग अलग समझना है उन्हें। एक वाक्य दे सकता है, उसमें सारे कारक पूछे जा सकते हैं। एक वाक्य हम आखिर में रखेंगे ऐसा जिसमें सारे के सारे कारक होंगे, तो जो भी हमारे दिमाग में डाउट बचेगा वह भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या है, ये कर्ता कारक है। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, कर्ण कारक, साधन वाला। तो यहाँ पर जो चाकू का इस्तेमाल किया गया है फल को काटने के लिए, वो एक साधन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कर्ण कारक हो सकता है, कर्ण कारक हो सकता है। उसी तरीके से मैं
मार्कर से पढ़ाता हूं, तो मार्कर से पढ़ाता हूं ये एक साधन है, कारण कारक है। मैं कैमरे से रिकॉर्ड करता हूं, है ना, मैं आंखों से देखता हूं, यह आंखों देखी बात है, यह आंखों देखी बात है, तो आंखों का इस्तेमाल देखने के लिए किया गया ना, तो यह भी एक साधन है। तो जरूरी नहीं कि से लगा ही हो, यह आंखों देखी बात है, तो यहां पर से का उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी भाषा साइंटिफिक है, तो चीजों को समझने में ज्यादा अच्छाई होती है, ज्यादा चीजें समझ में आती है, तो इसमें भी से विलुप्त हो सकता है। यह कानों सुनी बात है, या यह बात कानों द्वारा सुनी गई है, तो यहां पर द्वारा का भी इस्तेमाल होता है, कारण से के द्वारा, है ना, और इसमें के साथ का भी यूज होता है। एक तो से का भी होता है, के द्वारा का भी यूज होता है, और दूसरा के साथ का भी यूज होता है। तो ये कुछ इसके शब्द हैं जिनके जरिए हम करण कारक को आसानी से पहचान सकते हैं, है ना। मैं बच्चों के साथ खेला, तो मैंने खेलने के लिए साधन किसको बनाया, बच्चों को, बच्चों के साथ में खेला, तो यह भी कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, है ना। मैंने व्हाइट बोर्ड के जरिए बच्चों को पढ़ाया, तो यहां पर अगला के जरिए भी हो जाएगा, के जरिए भी करण कारक का एक पहचान शब्द बन जाएगा। तो ये है करण कारक, इनसे आप कितने भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। अगले चलते हैं चौथे पर, संप्रदान कारक की ओर। तो चौथे नंबर पर आता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान में भी को और के लिए का यूज होता है, को और के लिए। और जो कर्म कारक था उसमें भी को का यूज हो रहा था, उसमें भी को का यूज हो रहा था, लेकिन इसमें चीजें समझने वाली क्या है कि इसमें कोई किसी को दान दे रहा होता है, कोई किसी को उपहार दे रहा होता है ना, कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा होता है, कोई किसी को श्राप दे रहा होता है ना। मतलब कि ऐसी चीज जो दूसरे को देने के बाद फिर उससे वापस न ली जाए, किसी को देने के बाद वापस न ली जाए। आप किसी को दान देते हैं उससे वापस लेते हैं क्या, कभी कभी नहीं लेते। आप किसी को उपहार देते हैं तो क्या उससे वापस लेते हैं क्या, कभी नहीं लेते। आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो क्या वापस लेते हैं, कभी नहीं लेते। आप किसी को गाली देते हैं, श्राप देते हैं तो क्या कभी वापस लेते हैं, कभी नहीं लेते। तो जो चीज देने के बाद वापस न ली जाए उसको हम संप्रदान कारक बोलते हैं। जैसे राजा ने गरीबों को कंबल बांटे, जैसे राजा ने गरीबों को कंबल बांटे, कंबल बांटे। अब ये एक वाक्य लिखा हुआ है कि राजा ने गरीबों को कंबल बांटे। अब देखने जिसने संपूर्ण अध्ययन नहीं किया होगा वह यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि गरीब, ये गरीब क्या है, ये कंबल है, ये कर्म है, ये कर्म है, और यह को जो शब्द है कर्म कारक का परसर्ग है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कर्म कारक हो सकता है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पर देखना हमें यह कि राजा ने गरीबों को कंबल बांटे थे तो उसने दान किया है, और जब कोई चीज दान होती है तो वो संप्रदान कारक में जाती है, ना कि कर्म कारक में। एक छोटा सा पॉइंट है, ये पकड़ने वाला है। कोई भी चीज दान करने के बाद, देने के बाद जब वापस न ली जाए उसको हम संप्रदान कारक की कैटेगरी में रखें। संप्रदान बहुत दानी आदमी है भाई, ये बात याद रखें, ठीक है। और यह भी आपका कर्म है, यह आपका कर्म है, तो अगर इसको देखोगे तो यह आपका कर्म कारक हो जाएगा, लेकिन इसको देखोगे तो यह आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, इसको देखोगे तो कर्ता कारक हो जाएगा। ये छोटा सा अंतर है संप्रदान कारक में, है ना। और भी इसके सारे हम उदाहरण बना सकते हैं कि मैंने बच्चों को फ्री में पढ़ाया तो ये मेरा दान है। मैंने गरीबों में कंबल बंटवाए, है ना, मैंने गरीबों में खाना बंटवाया, मैंने गरीबों को खाना खिलाया। इसके भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं, है ना। और दान है, मैंने उसको या उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को गालियां दी। अब ये गालियां देना ये क्या है, ये संप्रदान है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी श्राप दिया जा रहा हो, ये भी लिख लेना है, कुछ भी श्राप दिया जा रहा हो या आशीर्वाद दिया जा रहा हो, तो जैसे भी ये वाक्य होते हैं उनको भी हम इसमें संप्रदान कारक में काउंट करते हैं।
आज हमने पढ़ लिए कर्ता कारक, कर्म कारक, उनमें भेद भी हमने समझ लिया। तीसरा हमने करण कारक भी पढ़ लिया और चौथा हमने संप्रदान के बारे में भी, के विषय में भी समझ लिया है। तो संप्रदान कारक के मैं कल कुछ और उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा और इनके बारे में हमने समझ लिया कि किस इनमें क्या अंतर है। संप्रदान में भी को आता है और कर्म में भी को आता है, उसके विषय में भी हमने समझ लिया। कर्म में भी शून्य आता है और कर्ता में भी शून्य आता है, उसके विषय में भी हमने समझ लिया है। कंफ्यूज नहीं होना है कि एक कर्ता कारक में भी वही वाक्य है, कर्म कारक में भी वही वाक्य है, कर्म कारक में भी वही वाक्य, संप्रदान में भी वही वाक्य है। इनका अंतर मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। ना समझ में आए इस वीडियो को बार बार वॉच करना, डाउट एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। दैट्स माय गारंटी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।